और ये आपका 24वां नंबर प्रश्न। देखो ऐसा लिखा है, दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात 1/r⁴n है। मतलब सीधी बात यह है कि सबसे पहले इसमें ऐसा कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालो, फिर इसके बाद n+1 से लेकर 2nवें पद जितने पद हैं उन सब का योगफल निकालो और फिर उसका अनुपात करके देखो तो आपको यहां पर 1/r⁴n सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो पहले यहां पर आपको क्या करना है, देखो ये मान लेते हैं 1 से लेकर के पहला पद इसका मान लेते हैं, देखो a gp हम इस तरीके से लिख दें, इसका पहला पद क्या होता है a, इसके आगे का ar, इस पर ar² का क्यूब और आगे बढ़ते बढ़ते ar⁴n। इन सभी पदों का योगफल करो, है ना। ये श्रेणी है जीपी और इस जीपी श्रेणी का योगफल n पदों का योगफल Sn बराबर होता है a ब्रैकेट में r⁴n -1/r-1। ठीक है, n पदों का योगफल, जीपी के सब n पद हैं ये और इन n पदों का योगफल ये होता है, बिल्कुल ठीक है। तथा अब आगे की बात समझो, एक और जीपी है, कौन सी जीपी है, देखो यहां पर एक और गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला पद n+1 है, n+1 से आगे 2nवें पद तक हमें एक श्रेणी बनानी है। यहां लिखो n+1वें पद से 2nवें पद की एक श्रेणी यहां पर बनाओ। ठीक है, ये जीपी कौन सी है, n+1वें पद से 2nवें पद की श्रेणी बनानी है। देखो ध्यान से, इसका पहला पद ये n+1वां पद होगा, n+1वां पद an+1 ये पहला पद है, इसके बाद an+2 ये दूसरा पद है, इसके और आगे an+3 ये तीसरा पद है और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते a2n ये 2nवां पद है। तो इस तरीके से ये यहां से लेकर यहां तक जो श्रेणी बनी है ना, वो कैसी श्रेणी है, n+1 से लेकर के 2nवें पदों की श्रेणी है। अब इस श्रेणी का हमें योगफल ज्ञात करना है। यहां ध्यान से देखो, इसका प्रथम पद क्या है बच्चों, ये इसका प्रथम पद क्या है, आप कह सकते हो इसका प्रथम पद an+1 है। सारवनपात बिल्कुल एकदम डेफिनेट है कि इसका अगर r है सारवनपात तो फिर इसका भी सारवनपात r होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो 1 से लेकर के n पद आपके यहां पर हैं, n पद के आगे n+1वां पद, n+2वां पद, मतलब श्रेणी तो यही है, इसमें इतने पदों को जोड़ दिया गया है तो योगफल ये आ गया है। इसके आगे के n पद और हैं, देखो ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक n है और फिर n+1 से लेकर, मतलब n के आगे n+1 से लेकर 2n तक जाओ तो वो ये श्रेणी है। इनमें भी कह सकते हैं आगे की पद कितने हैं, n है, तभी तो 2n हो गया, n यहां पर 2n तक हमें योगफल ज्ञात करना है। इसका मतलब n+1 से 2n+1 में n पद होंगे। ध्यान से देखो, इसका प्रथम पद ये है, पदों की संख्या बताओ कितनी है, पदों की संख्या बराबर n लिखनी है, पदों की संख्या कितनी लिखनी है, n। और इसका सार्व अनुपात भी आपको बिल्कुल r ही लिखना है। सार अनुपात बराबर क्या लिखना है, r। देखो प्रथम पद को यहां पर ये लिखा है an+1, कैसे निकालोगे, देखो an+1 बराबर हो जाएगा ar⁴n-1, n का मतलब n+1 है -1, ar⁴n-1 होता है कि नहीं, ar⁴n का मतलब n+1 है -1, -1 कट जाएगा तो कह सकते हैं पहला पद ar⁴n आएगा। ये प्रथम पद है, पदों की संख्या n है, सार अनुपात r है, तो सबका जोड़ बताओ कितना होगा। तब इस श्रेणी का योगफल बोलो। योगफल का क्या फॉर्मूला होता है, इसके योगफल को हम Sn' लिख लेते हैं। योगफल का क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला तो वही लगना है, मतलब ar⁴ क्या लिखोगे, ar⁴n-1/r-1, ये मतलब प्रथम पद। ये देखो प्रथम पद, इसका क्या लिखना है, इसको प्रथम पद को लिखना है ar⁴n ब्रैकेट में r⁴n -1 में r-1। ठीक है, पदों की संख्या n है, सार अनुपात भी r है, लेकिन प्रथम पद ध्यान से समझो, प्रथम पद n+1वां पद होगा, वो प्रथम पद होगा। और n+1वां पद देखो हमने ये निकाल लिया है ar⁴n, ये हमारा प्रथम पद है। ठीक है, इसको कैपिटल A लिख लो।
और अब ये कहता है कि n पदों का योगफल और n+1वें पद से 2nवें पद का योगफल का अनुपात करो। मतलब इस श्रेणी के n पदों का योगफल और इस श्रेणी के n पदों के योगफल का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है वास्तव में अभीष्ट अनुपात, यहां लिख दें अभीष्ट अनुपात। मतलब जो अनुपात हमसे पूछा गया है वो ये है कि Sn में डिवाइड करना है Sn डैश से। ठीक है, तो यहां पर देखो a इंटू में r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1 और इससे भाग करना है कैसे, a r⁻n ब्रैकेट में r⁻n-1 अपॉन में लिखो r-1। ये r-1 से r-1 आपका कैंसिल हो जाएगा, r⁻n-1 से r⁻n-1 भी कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो कह सकते हैं Sn अपॉन Sn डैश बराबर 1/r⁻n। देखो यही हमें प्रूव करना था। बात समझ में आई बच्चों? यहां से फिर से समझो, 1 से लेकर के n तक ये पद हैं, इन n पदों का योगफल ये हो गया। इसके आगे n+1 से 2n पद हैं, तो n+1 से लेकर 2nवें पद जो हैं उन सबका योगफल। पहले ये समझो कि n+1 n+2 n+3 से लेकर के 2nवें पद में पदों की संख्या n होगी, सारानुपात r होगा और पहला पद ये होगा। इस पहले पद को कैसे ज्ञात करोगे, an+1वां पद कैसे ज्ञात करोगे? तो आपको सूत्र लगाना होता है ar⁻n-1, a मानी प्रथम पद, r सारानुपात है और पदों की संख्या ये देखो n+1 है ना। तो आपको लिखना है n+1 -1, ये -1 कट गया। पहला पद यहां से जब हम आगे जाएंगे, यहां से आगे जाएंगे, यहां से तक तो n है, फिर इसके बाद n+1 n+2, मतलब यहां से ये पहला पद होगा, फिर दूसरा तीसरा और 2nवां पद तक जाएगा। तो इस सब श्रेणी का, इस पूरी श्रेणी का योगफल हमें ज्ञात करना है। योगफल को हमने Sn डैश लिख लिया है, सूत्र वही लगाना है ar⁻n-1 अपॉन r-1। a मानी पहला पद ये हमने ज्ञात कर लिया है, सारानुपात वही है, पदों की संख्या n है ना। n+1 से 2n पदों तक कह सकते हैं पदों की संख्या कितनी है, n है, -1 अपॉन r-1। तो a का मान ar⁻n रखा है, बाकी सब कुछ वही है, अनुपात मानी भाग कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान से इसको नोट करें। अगला प्रश्न देखो 25वां। अब देखिए प्रश्न संख्या 25, यदि a b c d 4 संख्या है, ये सब गुणोत्तर श्रेणी में है, तो दिखाइए यहां पर कि a² + b² + c², दूसरे ब्रैकेट में इंटू में b² + c² + d² बराबर होगा ab + bc + cd का होल स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। अगर बच्चों 4 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है तो पता है ना, संख्याएं अगर गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं तो सार अनुपात समान होता है, तभी गुणोत्तर श्रेणी में कही जाती हैं। तो यहां पर देखो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि भैया दिया गया है कि a, b, c, d ये जीपी में है, और अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब है ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, ये दिया गया है कि a, b, c, d जीपी में है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि b में a बराबर c में b बराबर में d में c, मतलब आगे वाले पद से पीछे वाले पद का अनुपात समान होता है। मतलब इससे इसका अनुपात बराबर, इससे इसका अनुपात बराबर, इससे इसका अनुपात होता है, तब जीपी में होती है। बिल्कुल ठीक है। अब ये अनुपात को हम मान लेते हैं r है। क्या मान लेते हैं, r। सार अनुपात समान होता है, ठीक है, उसको r मान लिया। यहां से बच्चों अगर हम इस b/a को r के बराबर करें तो बड़े आराम से कह सकते हैं b बराबर a इंटू r, या फिर इसको एक स्टेप बढ़ा के बता दें कि भैया b/a है वो r के बराबर है, b/a है वो बराबर r लिख दें और इसकी मदद से b बराबर ar हमें मिल जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखो c/b बराबर r लिख दें, c/ तथा यहां से लिखें c/b बराबर r, तब c बराबर कितना हो जाएगा, देखो b का इधर गुणा हो जाएगा, b r का कह सकते हो। और खास बात देखो b का मान हमने ar पहले से निकाला है, तो ar इंटू में r मतलब r का स्क्वायर। ठीक है, और अब d/c को r के बराबर लिखो, देखो यहां लिखो तथा d में c बराबर लिखो r, तब यहां से d बराबर हो जाएगा c इंटू r। c का मान देखो ये पहले से ar स्क्वायर निकाला है, यहां रख दो तो ये हो जाएगा, देखो c के जगह ar स्क्वायर और r का और गुणा करके हम ar का क्यूब बनाएंगे। ठीक है,
इसको क्या लिखेंगे, ए आर का क्यूब। हमने ये नतीजा निकाला कि बी का मान ए के पदों में ए आर है, सी का मान ए के पदों में ए आर स्क्वायर है, डी का मान ए के पदों में ए आर क्यूब है, अगर ए बी सी डी ये चारों संख्याएं जीपी में है तो। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, जो हमें सिद्ध करना है उसका एलएचएस ले लेते हैं। देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यहां लिख देते हैं, सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू दूसरे ब्रैकेट में यहां बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये बराबर में क्या सिद्ध करना है, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू डी और इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखो इसमें एलएचएस लें और ये जो हमने ए बी सी डी के मान निकाले हैं उनको यहां पर हम रखेंगे। देखो ध्यान से एलएचएस में ए स्क्वायर तो अपना ज्यों का त्यों रखा रहने, बी का मान लिखेंगे ए इंटू आर, बी का मान कितना लिखें, ए इंटू आर, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी का मान लिखें, सी बराबर है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर लिखो और इसका सी का स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर और आर की पावर 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही, हम डायरेक्ट बिल्कुल चल रहे हैं ना, स्क्वायर भी साथ साथ कर रहे हैं। बी का मान पहले लिखेंगे यहां पर, देखो बी का मान कितना है ए आर, और जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर लिख दें, प्लस सी का मान पहले लिखो, सी का मान है ए इंटू आर स्क्वायर, लेकिन सी स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर, अब डी का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर लिखो और आर की पावर 6 लिख दो। ठीक है बच्चों, एलएचएस में हमने ए बी सी के मान लिख दिए, ए बी सी डी सबके मान लिख दिए। चलो यहां पर और समझते हैं, यहां से हर जगह से आप देख सकते हो ए स्क्वायर कॉमन है, तो यहां बचेगा 1 प्लस यहां आर स्क्वायर और यहां पर आर की 4 घात। ठीक है, यहां पर भी आप ध्यान से देखो ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कॉमन है, इधर बचेगा 1 प्लस इधर बचेगा आर स्क्वायर प्लस इधर बचेगा आर की पावर 4। अब इन दोनों में ध्यान से देखो, इसका भी आपस में क्या करेंगे, स्क्वायर कर दें। ध्यान से देखो, इसका यहां से इस तरीके से समझो, ए स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर ये है, तो ए पर घात 4 लिखनी है, आर स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों। ठीक है, ए पर पावर 4 आर स्क्वायर, और इन दोनों का आपस में गुणा करके होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इतनी बात बच्चों समझ में आई कि नहीं। अब एक काम करते हैं, यहां पर जो हमें ये सिद्ध करना है उस पर ध्यान दें, तो लिखना है a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू डी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाओ, देखो इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस पर अगर स्क्वायर लिखना चाहो तो ए स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमारे पास 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की 4 पावर का होल स्क्वायर लिखा है। अब यहां और यहां दोनों पर स्क्वायर है, इसलिए दोनों को एक साथ यहां लिख दें, ए स्क्वायर इंटू आर ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की 4 पावर और इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ये स्क्वायर को इकट्ठा लिख दिया। इसके बाद देखो इसका अंदर गुणा करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर का क्यूब प्लस ये यहां पर गुणा करें तो ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 5। इतनी बात ठीक है बच्चों। अब आगे बताओ, हमें यहां पर क्या ले आना है, देखो ध्यान से ए इंटू बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू में ए आर लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, आर अपना ज्यों का त्यों है। इसी प्रकार यहां भी इसको देखो क्या करना है, ये हमारे पास है बी का मान कितना है ए आर, देखो यहां से यहां ध्यान से देखो ए आर इंटू ए आर स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत है क्या। ए स्क्वायर को ए इंटू ए, आर क्यूब को आर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहां भी ध्यान से देखो, यहां हमें क्या चाहिए, सी इंटू डी। सी का मतलब देखो कितना चाहिए, सी का मतलब ए आर स्क्वायर चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहां से ए आर स्क्वायर लिख लें इंटू में ए आर की पावर क्यूब लिख लें, ए आर क्यूब लिख लें। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं, होल स्क्वायर चल रहा है वो उसको ज्यों का त्यों रखें। बात समझ में आ गई। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, 5 पावर है तो 2 पावर यहां आर पर, 3 पावर आर पर यहां, ठीक है, 5 हो गए। अब देखो ध्यान से, ए अपना ज्यों का त्यों ए इंटू आर बराबर बी है। ध्यान से देखो, ए इंटू आर बराबर क्या लिखना है, यहां देखिएगा ध्यान से, ए इंटू आर बराबर बी। इसके बाद फिर देखो ए इंटू आर है, यहां बी लिख दें,
और ए आर स्क्वायर को क्या लिखना है, देखो सी लिखना है, ए आर स्क्वायर बराबर सी लिखना है, तो यहां पर इसको सी लिख दें, प्लस ए आर स्क्वायर, फिर देखो सी लिखो, इंटू ए आर क्यूब को क्या लिखोगे, ए आर क्यूब को हम डी लिखेंगे, तो डी लिख दें और इसका होल स्क्वायर जो कहते हो, देखो यही हमारा RHS है। बात क्लियर है बच्चों। तो हुआ ये कि अगर ए बी सी डी चारों संख्याएं जीपी में हैं तो यहां पर हमने क्या किया है, सार बनपात समान वाली शर्त रखी है कि भैया अगर जीपी में है तो इसका मतलब अगले पद से पीछे पद का अनुपात समान होता है। वही काम किया है, बी बटे ए बराबर सी बटे बी बराबर डी बटे सी बराबर मान लिया आर, सार अनुपात आर। यहां से बी बटे ए को आर के बराबर लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो इधर गुणा हो जाएगा, बी बराबर ए आर। फिर यहां पर देखो सी बटे बी बराबर आर लिखो, सी बटे बी बराबर अगर आर लिखोगे तो सी बराबर कितना, बी आर हो जाएगा। अब बी का मान देखो ए आर लिख दो, तो यहां ए आर इंटू आर मतलब ए आर का स्क्वायर हो जाएगा। आगे डी बटे सी बराबर बी, डी बटे सी बराबर आर, सॉरी आर, तो यहां से डी का मान सी आर हो जाएगा। अब सी का मान कितना है, ए आर स्क्वायर है, तो यहां ए आर स्क्वायर में आर का गुणा करो, ए आर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब LHS हमने यहां पर लिया है और LHS में ये ए बी सी डी के मान लिख दिए। ए स्क्वायर अपना ज्यों कहते हो, बी का मान ए आर है लेकिन स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। सी का मान कितना है, देखो सी का मान ये लिखा है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर का जब स्क्वायर करोगे तो ए पर स्क्वायर और आर की घात 4 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार बी का मान लिखा ए आर, स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी का मान लिखा ए आर स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर आर की 4 घात हो जाएगी। डी का मान लिखा ए आर क्यूब, और ए आर क्यूब का जब स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर आर की घात 6। अब हमने यहां से देखो सब जगह से ए स्क्वायर कॉमन लिया है, यहां से तीनों पदों से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया है, ये दोनों सेम है, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा ए की पावर 4 आर स्क्वायर। देखो यही लिखा है ए की पावर 4 आर स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब यहां पर इनका दोनों का वर्गमूल कितना आएगा, ए स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, और इस पर स्क्वायर लगा ही है तो दोनों पर स्क्वायर है तो उसको होल स्क्वायर में लगा दो, है ना। फिर ए स्क्वायर आर का अंदर गुणा कर लिया है, और गुणा करने के बाद इसको थोड़ा ट्रिक को याद रखिएगा, ए स्क्वायर आर है इसका मतलब ए इंटू ए आर लिख सकते हैं। इसी प्रकार ए आर इंटू ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, ए और ए का गुणा ए स्क्वायर, आर और आर स्क्वायर का गुणा आर क्यूब। इसी प्रकार ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखो, 5 घातें हैं, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब लिखो, तो ये है ना। तो इसको हमने देखो अब सबके मान हमें पता है, ए अपना ज्यों कहते हो ए आर को लिखते हैं बी, ए आर को लिख दिया बी, यहां पर ए आर स्क्वायर को लिख दिया सी, ए आर स्क्वायर को लिख दिया सी, और ए आर क्यूब को डी लिख दिया, होल स्क्वायर हमारे ज्यों कहते हैं। ठीक है, यही हमें देखो सिद्ध करना था। क्लियर है बच्चों, चलिए बहुत सुंदर, 25वां प्रश्न हो गया ये, है ना। किसी को कोई डाउट समस्या तो नहीं, चलिए जल्दी से नोट करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो ये देखो 26वां नंबर, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनको 3 और 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। देखो ध्यान से, 3 संख्या है और 81 है, तो 3 और 81 के बीच में हमें 2 संख्याएं ऐसी निमिषित करनी है जिससे अनुक्रम हमारा जीपी में बन जाए। ध्यान से देखो, ये बड़ा आसान सा प्रश्न है। देखो एक संख्या है हमारी 3 और एक है हमारी 81, इसके बीच में 2 संख्याएं मान लेते हैं G1 और G2, इनको यहां पर हमें रखना है। 3 और 81 के बीच में G1 और G2 ऐसी 2 संख्याओं को रखना है जिससे ये क्या बन जाए, जीपी में हो। ठीक है, अगर ये जीपी में होंगे तो निश्चित बात है कि ये आपका पहला पद जीपी का कहलाएगा, ये आखिरी पद कहलाएगा, या फिर चौथा पद भी इसी को कह सकते हैं। पदों की संख्या यहां से आपको 4 दिखाई दे रही है। अब यहां से आर का मान ज्ञात करो। कैसे आर का मान ज्ञात करोगे, एल बराबर होता है ए आर की पावर n-1। एल का मान 81 रखना है, ए के जगह पर 3 लिखो, आर का मान ज्ञात करना है, n पावर, n का मतलब 4 माइनस में 1, तो ये रहा 81 बटे में 3, ये 3 से भाग हो जाएगा। आर का क्यूब, 4 में से 1 घटाओ 3 से इसको काटो, कितनी बार डिवाइड होगा, 27, तो आर क्यूब बराबर यहां से 27 निकलेगा, और घनमूल निकालो तो 27 का घनमूल 3 होता है। तो इस तरीके से देखो हमें आर का मान 3 मिल गया।
सिंपल सी बात, r का मान हमें 3 मिल गया। अब हमें क्या करना है, g1 ज्ञात करना है और g2 ज्ञात करना है। g1 आप देख पा रहे हो ये पहला पद है, g1 ये दूसरा पद है। तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात g1 कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरा पद होता है ar की पावर 2 - 1। 2 - 1 मतलब 1। तो ये g1 हो गया a इंटू आर। a का मतलब 3 लिखना है और r का मतलब भी 3 है। देखो r बराबर 3 निकाला है तो 3 त्रिका 9। ये हमने पहली संख्या निकाल ली। दूसरी संख्या g2 कैसे निकालोगे, g2 है क्या, 1 2 3, तीसरा पद है। तो तीसरा पद क्या होता है, r की पावर 3 - 1। 3 - 1 मतलब 2। a का मान 3 लिखो, r का मान 3 लिखो और 3 का स्क्वायर कर दें। तो इस तरीके से 3 × 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27। यहां पर देखो g1 और g2 ये हमसे पूछे गए थे, है ना। 3 और 81 के बीच में एक संख्या 9 और एक संख्या 27 को रख दिया जाए तो 3 9 27 81 3 4 की 4 संख्याएं हमारी जीपी में हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखो 27 में आते हैं। तो यहां कहता है n का मान ज्ञात करिए, ताकि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। मतलब कहता है कि a और b के बीच गुणोत्तर माध्य ये हो तो बताओ n का मान क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो एकदम सिंपल सी बात है कि a और b के बीच गुणोत्तर माध्य कितना होता है, आपको लिखना है a व b के बीच गुणोत्तर माध्य। a और b के बीच जो गुणोत्तर माध्य होता है, रियलिटी में गुणोत्तर माध्य को g से लिखते हैं और ये होता कितना है, √a इंटू b होता है। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, √ab। तो ये a और b के बीच जो गुणोत्तर माध्य है वो प्रश्न के अनुसार ये है। तो आप यहां लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या प्रश्न के अनुसार लिखना है, ये लिखना है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर में लिखो √a इंटू b। ये दिया गया है कि ये जो गुणोत्तर माध्य है वो a और b के बीच का गुणोत्तर माध्य है ना। ये व्यंजक जो दिया गया है वो क्या है, a और b के बीच का गुणोत्तर माध्य है। तो a और b के बीच का गुणोत्तर माध्य ये है, ये इसके बराबर हमने लिख दिया। सिंपल सी बात है। अब इसको हल करो, a और b के मान ज्ञात करो। तो क्या करना है, देखो आगे इसको यहां इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 1 से गुणा करोगे ज्यों का त्यों रहेगा बराबर। यहां पर देखो यह है a की पावर n, इसमें गुणा करना है a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2 घात होता है, ठीक है। प्लस इसमें भी ऐसा ही करना है, b की पावर n में गुणा करना है a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2। ठीक है, चलो भाई और आगे देखो a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बराबर। यहां से क्योंकि गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं तो a की घातों को जोड़ोगे तो n प्लस 1/2 लिखना है, ठीक है। और इनटू में b की पावर हाफ आपको ज्यों का त्यों लिखना है, प्लस यहां पर a की पावर हाफ ज्यों का त्यों लिखोगे और b की घातों को जोड़ो तो n में जोड़ो कितना, हाफ, 1/2। ठीक है, अब इसको इधर ले आके बराबर इस तरीके से देखो a की पावर n प्लस 1, इसको इधर ले आओ तो माइनस में a की पावर n प्लस हाफ इंटू b की पावर हाफ। और देखो ध्यान से, और चाहो तो इसको इधर ले जा सकते हो, बराबर का निशान लगाओ, a की पावर हाफ इंटू b की पावर n प्लस हाफ, ये माइनस में हो जाएगा b की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्या यहां से आप ध्यान से देखो, इन दोनों जगह से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। a की पावर n प्लस हाफ इतना देखो कॉमन है कि नहीं। यहां पर a की पावर हाफ बचेगा, ध्यान से देखो बचेगा कि नहीं। a की पावर n तो पूरा पूरा कॉमन जा रहा है, एक में से आधा घात घट जाएगा, आधा घात बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं। तो a की पावर हाफ यहां से बचेगा, फिर माइनस ये पूरा कॉमन में चला गया है और b की पावर हाफ आप यहां लिख दो, बराबर का निशान लगाओ। इसी प्रकार इन दोनों से आप ध्यान से देखो तो b की पावर n प्लस हाफ कॉमन आ रहा है और यहां से बचेगा a की पावर हाफ, फिर माइनस, और यहां देखो
ये b की पावर n पूरा कॉमन में है, ये हाफ है और ये 1 है, तो 1 में से हाफ घट जाएगा तो b की पावर हाफ आपको यहां से मिलेगा। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखने वाली बात ये कि यहां पर देखो ये अचर संख्या है ना, और या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो कि इधर इसको ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 लिख दो, या फिर इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दो यार, यहां से कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसमें भी n नहीं है, इसमें भी n नहीं है ना, n का मान ज्ञात करना है, तो ये अचर संख्याओं को आप सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हो, बचेगा उससे हम हल करके n का मान ज्ञात करेंगे। देखो क्या बच रहा है, a की पावर n प्लस हाफ बराबर में b की पावर n प्लस हाफ, ये देखो बचा है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a बटे b की होल पावर n प्लस हाफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इधर बराबर क्या बचेगा 1, इसको हम भाग में ले आए हैं। ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा और देखो तो a बटे में b की होल पावर n प्लस हाफ बराबर, यहां से जो 1 लिखा है इस 1 की जगह पर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बटे b की होल पावर 0। भाई किसी की भी पावर अगर 0 है तो निश्चित रूप से 1 मान होता है। इसको हमने आधार समान बनाने के लिए a बटे b पर होल पावर 0 लिखा है, जिससे इसका आधार समान हो जाए। अगर आधार समान होता है तो घातें बराबर बराबर कर दी जाती हैं, घातों की तुलना कर ली जाती है। तो इस 1 की जगह पर हमने a बटे b की होल पावर 0 लिख दिया है। अब यहां पर लिख दें घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो घातों की जब तुलना करेंगे तो n प्लस हाफ बराबर हो जाएगा 0 और n बराबर -1 बटे 2। यही हमसे पूछा गया था कि भाई n का मान बताइए, तो आपको क्या लिखना है, n बराबर -1 बटे 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा ये भी अच्छा प्रश्न था, बहुत बढ़िया प्रश्न। ठीक है, चलो इसको भी नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखो यहां देखो, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। बिल्कुल ठीक है, दो संख्याएं और उनका गुणोत्तर माध्य, उनका योगफल गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। दिखाइए कि संख्याएं ये और इस अनुपात में हैं, ऐसा हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखो यहां पर मान लेते हैं दो संख्याएं a और b हैं। माना संख्याएं, दो संख्याएं कौन कौन सी मान लें, a व b हैं। ये मान लिया दो संख्याएं हमारी a व b हैं। ठीक है, अब हमें प्रश्न में ऐसा दिया गया है, यहां दिया गया है कि उन दोनों का योगफल बराबर कितना है। देखो यहां लिख देते हैं, दोनों संख्याओं का योगफल क्या दिया गया है, दोनों संख्याओं का योगफल बराबर क्या दिया गया है, उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। मतलब 6 गुणे गुणोत्तर माध्य, ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो यहां पर देखो, दो संख्याओं का योगफल मतलब a प्लस बी बराबर में दिया गया है 6 गुणे गुणोत्तर माध्य। a और b का गुणोत्तर माध्य √ab होता है। ये समझो हमें दिया गया है। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ाएं कि ये लिखा है हमारा a प्लस बी, ध्यान से देखना है a प्लस बी, और बराबर में यहां से देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू √ab गुणा 3, ऐसे लिख दें। 6 को हमने 2 गुणे 3 लिख लिया, और इसको हम यहां डिवाइड करके लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी डिवाइड करके 2 इंटू √ab, इतना डिवाइड करके लिखें, इधर बराबर में 3 लिख दें। अब देखो यहां पर हमें योगांतरानुपात की अपक्रिया लगानी है। क्या लगाना है, योगांतरानुपात से। अच्छा भाई, योगांतरानुपात क्या होता है, इस क्रिया से क्या कर सकते हो, योगांतरानुपात की जो क्रिया होती है उसमें योग और अंतर करना होता है। किससे योग अंतर करना है, पहला काम तो यह है कि जो हर में अंश में संख्या लिखी है उसी को अंश में लिखो, अंश बटे अंश, ऐसे समझो। अंश में लिखा है a प्लस बी, तो हर में भी a प्लस बी लिखो, और इसके बाद यहां पर हर में हर को ऊपर जोड़ दें और नीचे घटा दें। अंश बटे अंश, हर जोड़ें हर घटाएं, इस तरीके से याद रखो। अंश बटे अंश मतलब a प्लस बी बटे a प्लस बी, हर में क्या है 2 √ab है, उसको ऊपर जोड़ना है, और नीचे 2 √ab को घटाना है। हर जोड़ें हर घटाएं, और इसी प्रकार यहां भी देखो वही काम इधर करना है भाई। 3 बटे 3 लिखो, 1 जोड़ो 1 घटाओ। ठीक है कि नहीं, हर जोड़ो हर घटाओ।
चलो भाई, योगांतरानुपात की क्रिया हमने लगाई तो आपको यहां से एक रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा कि भाई इसको तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो पूर्ण वर्ग है कि नहीं, अंडर रूट ए का स्क्वायर पूरा ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर पूरा बी प्लस इन दोनों के गुणा का दूना, देखो ये लिखा है। बिल्कुल ठीक, नीचे भी ऐसा ही कर सकते हैं, इसको भी पूर्ण वर्ग लिख सकते हैं, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल वर्ग लिख सकते हैं, बराबर यहां देखो 4 हो जाएगा, इधर बटे में 2, 3 और 1 4, 3 में से 1 घटाओ 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहां पर अब ध्यान से आगे आपको और थोड़ा बढ़ना है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई यहां पर स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर हैं, तो अगर यहां से स्क्वायर खत्म कर दिया जाए तो इधर स्क्वायर रूट लगाना है। मतलब यहां पर लिखना है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटे में लिखो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और इधर बराबर में ये 2 का अंडर रूट लिख लें, बटे में 1 लिख लें, कोई समस्या नहीं। 2 था ना, तो यहां पर हमने वर्गमूल का निशान लगा लिया, इधर वर्ग खत्म करके इधर वर्गमूल। ठीक है, अब फिर से एक बार फिर से यहां पर योगांतरानुपात की क्रिया करें, पुनः योगांतरानुपात से फिर से एक बार योगांतरानुपात की क्रिया करें तो फिर वही काम करना है, अंश बटे अंश लिखना है। देखो अंश ये हो गया, बटे में भी अंश में लिख दो, जो अंश लिखा है उसी का हम भाग भी देते हैं, अंश बटे अंश करें, और यहाँ हर जोड़ दें, हर घटा दें। हर कितना है देखो, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है, इसको जोड़ दिया है। अब जब घटाओगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी हो जाएगा, बराबर में ऐसा ही यहाँ लिखना है अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2, 1 जोड़ दो 1 घटा दो, काम खत्म। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, अंडर रूट बी कैंसिल हो रहा है, इधर से अंडर रूट ए कैंसिल हो रहा है, ऊपर अंडर रूट ए अंडर रूट जोड़ के हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ए। इसी प्रकार नीचे 2 अंडर रूट बी, बराबर में यहां लिखेंगे अंडर रूट 2 प्लस 1 बटे में अंडर रूट 2 माइनस 1, 2 और ये 2 कैंसिल करो। अब हम वर्ग कर देते हैं, क्योंकि हमें a बटे b चाहिए, हमसे पूछा गया है कि a और b का जो अनुपात है वो हमें इतना सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, क्या लिख दें यहां पर, वर्ग करने पर। एक बार देखो, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इधर a बटे b हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इधर वर्ग करने से इसका होल वर्ग और नीचे भी होल वर्ग लिखना है। ऊपर का होल वर्ग कैसे करोगे, पहले पद अंडर रूट 2 का स्क्वायर पूरा 2 प्लस दूसरा पद है 1 1 का स्क्वायर 1 लिखो, प्लस इन दोनों के गुणा का दूना, मतलब 2 अंडर रूट 2 लिखना है। इसी प्रकार नीचे करना है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर पूरा 2 1 का स्क्वायर 1 माइनस में इन दोनों का गुणा का दूना 2 अंडर रूट 2 लिखना है। ठीक है, देखो भाई क्या हो गया, बस समझो आंसर ही आ गया है। कैसे, a बटे b बराबर 3 2 और 1 3, 3 लिखो प्लस में 2 अंडर रूट 2, नीचे बोलो क्या लिखोगे, 2 और 1 3 और माइनस में 2 अंडर रूट 2। बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। देखो ध्यान से, a अनुपात b बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और यहां पर अनुपात 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, यही देखो प्रूव करना था। ठीक है, उनकी संख्याओं में, मतलब जो 2 संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं में ये अनुपात हमें ज्ञात करना था, ये सिद्ध करना था कि वो दोनों संख्याओं में क्या अनुपात होगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अनुपात 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखिए यहां पर लिखा है, यदि a तथा g 2 धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य व गुणोत्तर माध्य हों तो सिद्ध करिए कि संख्याएं a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी हैं। मतलब 2 संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का समांतर माध्य a है, उनका गुणोत्तर माध्य g है, तो वे दोनों संख्याएं, एक संख्या है a प्लस अंडर रूट इतना और दूसरी संख्या है a माइनस अंडर रूट इतना, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखो यहां पर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये दोनों संख्याएं x और y हैं। माना 2 धनात्मक संख्याएं, माना 2 धनात्मक संख्याएं x व y हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या दिया गया है, देखो यहां लिख देते हैं, दिया गया है कि इनका समांतर माध्य, दोनों का समांतर माध्य कितना है, a है। समांतर माध्य a बराबर होता है क्या, दोनों संख्याओं का योगफल बटे 2, मतलब इसको ले सकते हैं x प्लस y बराबर 2a। ठीक है, 2a, और
और देखो क्या दिया गया है, इनका गुणोत्तर माध्य जी दिया गया है। गुणोत्तर माध्य होता है अंडर रूट एक्स इंटू वाई। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है, अंडर रूट दोनों का गुणनफल। तो यहां से दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई और बराबर यहां पर हो जाएगा जी स्क्वायर। तो दो इक्वेशन बन गई, एक ये और एक ये, दो इक्वेशन हमसे यहां पर हमें तैयार कर लिए हैं। अब इनकी मदद से हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं और x और y के मान ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखो ध्यान से बच्चों, कभी भी x प्लस वाई और x इंटू वाई के पदों में दो समीकरण मिलते हैं तो हम एक समीकरण x माइनस वाई में ज्ञात कर लेते हैं। देखो हमें पता है, हम ये जानते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हम जानते हैं, या ये लिख दें कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई। ये देखो हम मान सकते हैं, इसको सूत्र है, ये जानते हैं हम, है ना। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई। ठीक है, तो ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला वही है जैसे हम x माइनस वाई का होल वर्ग लिखें तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2x वाई लिखते कि नहीं। अब यहां से ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x इंटू वाई यहां जोड़ दें, दो अगर जोड़ें तो फिर दो घटा भी सकेंगे, बिल्कुल सही बात है। और ये माइनस में 2x इंटू वाई ज्यों का त्यों लिख दें तो ये देखो हमारा पूर्ण वर्ग होता है x प्लस वाई का होल वर्ग होता है, और यहां से इन दोनों को जोड़ के माइनस में 4x इंटू वाई लिखते हैं। मतलब x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर होता है x प्लस वाई का होल वर्ग माइनस 4x इंटू वाई। ठीक है कि नहीं। तो अगर आपको बाय द वे ये याद ना आ रहा हो तो ऐसे आप समझ सकते हो, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर निकालेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो x प्लस वाई को हम 2a लिख दें, इसका स्क्वायर लिख दें, माइनस में 4 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई को हम क्या लिखेंगे, जी स्क्वायर लिख दें। बिल्कुल ठीक है। अब देखो जब स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 जी स्क्वायर अपना। ठीक है, दोनों जगह से आप 4 कॉमन ले सकते हो तो यहाँ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है कि नहीं। अब ध्यान से देखो तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर चल रहा है, तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा देखो प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, इधर वर्गमूल का निशान लगाओ, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिख लो। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक और तीसरा देखो समीकरण यहां से जनरेट कर लिया है। तो 3 समीकरण हमारे पास अब बन गए, इसको देखो रब कर देते हैं। 3 समीकरण बन गए, एक पहला, एक दूसरा, एक तीसरा। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को देखो ध्यान से। x प्लस वाई बराबर 2a, यहाँ x माइनस वाई बराबर इतना लिखा है, इसको हम x प्लस वाई बराबर 2a के साथ जोड़ दें। देखो ये हमारा पहला नंबर समीकरण है और इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा, इनको हम हल करके x और y के मान ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो जोड़ने से क्या होगा, देखो माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, x और x जोड़ के हमें 2x मिलेगा। यहां से देखो 2a के साथ में जोड़ना है कितना, प्लस माइनस, देखो 2a प्लस माइनस 2 इंटू में अंडर रूट यहां लिखेंगे a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2 कॉमन लें और ये 2 कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहां से x का मान हमें कितना मिल जाएगा, x बराबर, ध्यान से देखो 2 कॉमन लिया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो x बराबर a प्लस माइनस क्या लिखोगे, a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है बच्चों। x का देखो ये मान निकला है। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 में रख दें तो y का मान निकल आएगा। यहां पर लिखो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर यहां लिखो x का मान कितना लिखेंगे, देखो ये है ना, तो y का मान यहां से ज्ञात करना है। x का मान लिखना है a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और प्लस y का मान ज्ञात करना है, बराबर इधर लिखेंगे 2a। तो y बराबर निकालोगे तो ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो 2a, ध्यान से देखना, ये हमारे पास y बराबर निकालें। चलो y बराबर 2a और माइनस का हो जाएगा a। यहां पर देखो प्लस माइनस को माइनस प्लस में बदल दें, है ना, ऊपर वाला हो जाएगा माइनस और नीचे वाला हो जाएगा प्लस, और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। बात ठीक है। यहां से देखिएगा ध्यान से, y बराबर निकालो तो 2a में से एक a घट जाएगा तो एक a बचेगा, माइनस प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिख दें।
ठीक है, x और y दोनों के मान निकाले, आपने देखा कि x का मान आया ये और y का मान आया ये, मतलब x बराबर है a। अगर प्लस का निशान लेंगे ऊपर देखो, अगर ये प्लस का निशान लेंगे तो यहां पर का आएगा माइनस का। x बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तब y बराबर कितना आएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और इधर अगर माइनस लेंगे तो फिर इधर प्लस हो जाएगा। तो ये संख्याएं आपकी कौन कौन सी बन गई देखो, अतः संख्याएं बराबर क्या लिखोगे, संख्याएं बराबर क्या लिखना है आपको, एक संख्या है हमारी a, ये दोनों एक साथ लिख दें, a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर पर यहां वर्गांतर के फॉर्मूले से गुणनखंड कर सकते हो, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस जी, और यही हमें देखो सिद्ध करना था। तो ये संख्याएं आपकी, ये देखो हमें सिद्ध करके बतानी थी कि ये संख्याएं कौन सी होंगी, a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। करेक्ट है बच्चों, बात सही समझ में आई कि नहीं। तो यहां पर ये प्लस में लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहां माइनस लेंगे तो y का मान प्लस में हो जाएगा। तो कुल मिला के ये संख्याएं दोनों को एक साथ इकट्ठा लिख दें, एक संख्या है a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दूसरी संख्या है a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, चलिए 29वें के बाद अब पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर। देखो यहां दिया गया है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे दुगनी हो जाती है। यदि आरंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा nवें घंटों बाद क्या होगी। ध्यान से देखो, पहले उस कल्चर में बैक्टीरिया कितने थे, 30। देखो ध्यान दे, 30 बैक्टीरिया थे, और इसके बाद कहता है प्रत्येक घंटे उसमें 2 गुने हो रहे हैं, मतलब सीधा सार अनुपात 2 दिया गया है समझो। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले उपस्थित थे उसमें 30 बैक्टीरिया, 1 घंटे बाद जब दूसरा घंटा शुरू होगा तो उसमें बैक्टीरिया की संख्या 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 60 हो जाएगी। फिर इसके बाद अब तीसरे घंटे में पहुंचो, देखो ये पहले आरंभ में थे, ये 1 घंटे बाद, अब 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मतलब जब तीसरे घंटे में पहुंचोगे तो बैक्टीरिया की संख्या हो जाएगी इसकी 2 गुनी, मतलब 120 हो जाएगी। इसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं बैक्टीरिया, किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, हर घंटे डबल हो रहे हैं। तो यहां पर a बराबर तो पहले दिया गया है कितना, 30। a बराबर प्रारंभ में उसमें बैक्टीरिया कितने थे, 30 थे, और इसके बाद अगर सार अनुपात की बात करो तो यहां पर 2 गुने हो रहे हैं, मतलब 60/30 बराबर 2। ठीक है, सार अनुपात इसमें 2 आ रहा है, और यहां पर ऐसे कहता है कि 2 घंटे बाद, दूसरे घंटे, चौथे घंटे तथा nवें घंटों के बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी। तो देखो यहां पर इस तरीके से इसको करना है, दूसरे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या दूसरे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो ये पहले घंटे की बात है, अब 1 घंटे बाद यहां पर बैक्टीरिया 60 हो गए, और फिर इसके बाद दूसरे घंटे में बैक्टीरिया 120 हो गए, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, दूसरे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या बराबर हो जाएगी AR स्क्वायर, AR स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। तो कह सकते हैं A का मान 30, R का मान 2, 2 का स्क्वायर करो तो यहां से देखो 30 गुणे 2 का स्क्वायर 4, कह सकते हैं 120। ये लिखा ना 120। तो यहां पर देखो 2 घंटे बाद जब तीसरे घंटे में एंट्री होगी तो बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। इसके बाद देखो यहां पर कहता है चौथे घंटे बाद बताओ, तो यहां पर लिखना है चौथे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी। बैक्टीरिया की संख्या बराबर, चौथे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या बराबर कितनी लिखनी है, AR की पावर 4 लिखनी है। देखो AR स्क्वायर, AR की पावर 4, पहले A फिर AR फिर AR स्क्वायर फिर AR क्यूब और फिर AR की पावर 4। पहले घंटा ये, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। तो 4 घंटे बाद मतलब 5वें घंटे की बात करी जा रही है, इसलिए 5वां पद कैसे याद करते हैं, AR की पावर 5 - 1 मतलब 4। तो
यहां पर 30 लिखो, r का मान 2 लिखो, होल पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से 30 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, 480 बैक्टीरिया उसमें हो जाएंगे। चौथे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी? 480 हो जाएगी। इसके बाद देखो nवें घंटे बाद क्या होगी, तो आप लिखो यहां nवें घंटों बाद, nवें घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या बराबर क्या लिखनी है? देखो चौथा है तो AR की पावर 4, तो nवा है तो AR की पावर n लिखना है, सीधी बात है। तो A का मान लिखो 30, R का मान 2, 2 की पावर n, बस यही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, nवें घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 30 इंटू 2 की पावर n। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रश्न है, सिंपल सही था। चलिए आखिरी बिल्कुल एक प्रश्न और है, देखो इसको भी लेते हैं। तो देखिए 31 में लिखा है 500 रुपए धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात करिए। ध्यान से देखो, पहले उसके पास 500 रुपए थे, एक वर्ष में 10% उस पर ब्याज लग रहा है, तो एक वर्ष बाद उसका धन कितना हो जाएगा, पहले तो ये निकालो। देखो ध्यान से, ये यहां पर देखो मूलधन कह सकते हो उसको, मूलधन इसका कितना था? 500 रुपए था। ठीक है, और एक वर्ष के बाद यहां पर उस पर ब्याज कितना मिलेगा? एक वर्ष का ब्याज देखो कितना हो जाएगा, एक वर्ष का ब्याज बराबर, ब्याज कितना मिला है? 10%। तो 500 रुपए का 10% कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, 1 0 2 0 2 0 कैंसिल, 50 रुपए उस पर ब्याज मिल जाएगा। तब मूलधन कितना हो जाएगा? तब एक वर्ष बाद मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन बराबर, एक वर्ष बाद मूलधन हो जाएगा। देखो 500 रुपए तो उसके पास थे, 50 रुपए ब्याज के मिल गए, तो अब उस पर 550 रुपए उसके खाते में हो जाएंगे। 50 रुपया ब्याज मिल गया, 550 रुपए हो जाएंगे। अब दूसरी वर्ष उस पर इतने रुपए पर उसको ब्याज मिलेगा। देखो यहां पर लिखो पुनः एक वर्ष बाद ब्याज, एक वर्ष बाद ब्याज। देखो एक वर्ष के ब्याज बाद उस पर अब ब्याज कितना मिलेगा? 550 रुपए पर 10% मिलेगा। तो इस तरीके से देखो इसको कैंसिल करके यहां पर अब उसके 55 रुपए ब्याज के हो गए। तब एक वर्ष बाद, तब अब 2 वर्ष बाद लिखो, है ना, 2 वर्ष बाद ब्याज कितना हो जाएगा? 2 वर्ष बाद मूलधन कितना हो जाएगा? 2 वर्ष बाद मूलधन बराबर, वर्ष बाद लिखो, 2 वर्ष बाद मूलधन, 2 वर्ष बाद मूलधन अब कितना हो जाएगा? तो आपको कहना है भैया 550 रुपए उसके थे, 55 रुपए ब्याज के मिल गए, तो अब उसका मूलधन कितना हो जाएगा? देखो 605 रुपए हो जाएगा। ठीक है, नहीं मतलब आरंभ में ऐसे कह सकते हैं, देखो सीरीज ऐसे बन रही है कि उसके पास 500 रुपए थे, ठीक है, 10% ब्याज लग के एक वर्ष के बाद उसके खाते में 550 रुपए हो गए, क्योंकि 50 रुपए उस पर ब्याज मिल गया। अब एक वर्ष बाद 550 रुपए पे फिर 10% ब्याज मिला, तो 55 रुपए ब्याज के मिल गए, और तब उसका मूलधन कितना हो गया? 550 प्लस 55 बराबर 605 रुपए हो गए। तो इस तरीके से देखो उसके हर साल बढ़ रहे हैं। पहले 500 थे, 50 रुपए बढ़ गए, 550 हो गए, एक वर्ष बाद 550। दूसरी वर्ष में कितना हो गया? 2 वर्ष बाद कह सकते हो, एक वर्ष ये निकल गया, एक वर्ष ये निकल गया, तो 2 वर्ष बाद उसके खाते में रुपया 605 हो गए, है ना। हर वर्ष उसके 10% ब्याज बढ़ रहा है, तो कहता है 10 वर्षों बाद ब्याज कितना होगा। यहां पर बच्चों कह सकते हो कि ए बराबर तो 500 रुपया है, प्रथम पद देखो 500 हो गया, हमें क्या करना है? 10 वर्ष बाद मूलधन ज्ञात करना है। 10 वर्ष बाद मूलधन कितना हो जाएगा, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। ए बराबर 500, आर बराबर निकालोगे तो 550 में 500 से भाग करो, तो 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 5 से काटोगे 11/10 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको इससे भाग करो तो 11/10 आएगा। ये हमारा सार बनपात आ गया। एन बराबर लिखो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उसका मूलधन कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर लिखो 10 वर्ष बाद, इसको ऐसे लिख सकते हो 10वां पद समझो, 10वां पद,
है ना। ए आर की पावर क्या लिखोगे 10 माइनस 1। ए का मतलब है यहाँ पर 500 रुपये, आरंभ में उसके पास 500 रुपये थे और यहाँ पर सार्व अनुपात 11/10 दिखाई दे रहा है, होल पावर 9 लिख दो। इसको कैलकुलेट करो तब आंसर आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे और आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो 500 गुणे 11 है, चलो हम कैलकुलेट नहीं करते, आप उसको ऐसे ही बना रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। तो इतने रुपए 10 वर्षों बाद उसके रुपए जो है ना इतने हो जाएंगे। 500 गुणे 11/10 की होल पावर 9, ठीक है। वैसे तो 11 गुणे 11 गुणे 11 9 बार गुणा करो, इसी प्रकार यहाँ 10 गुणे 10 2 गुणे 10 9 बार गुणा करो, फिर उसको गुणा करके हल करो, लेकिन कोई मतलब वाली बात नहीं, उसको ज्यों कहते हो ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है बच्चों। ऐसे भले ही लिख सकते हो, यहाँ पर ये 10 से डिवाइड करो तो ऐसे लिख सकते हो 500 इंटू 1.1 की होल पावर 9, ऐसे भले ही लिख दो, ठीक है बच्चों। इस तरीके से बात क्लियर है। यहां पर इसको लिख सकते हो 500 इंटू 1.1 की होल पावर 9 रुपए, ठीक है। चलो भाई, अब लास्ट में देखो एक और प्रश्न है हमारा, इसको भी देख लेते हैं। ऐसा लिखा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 और 5 दिए गए हैं तो द्विघात समीकरण बताइए। देखो छोटा ही सा प्रश्न है, बिल्कुल एकदम मौखिक तरीके से इसको कह सकते हैं। द्विघात समीकरण यहां पर ज्ञात करना है और उसके मूल दिए गए हैं, मान लेते हैं मूल अल्फा बीटा है, तो मूलों का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दिया गया है। देखो यहां पर लिख देते हैं, अंतिम प्रश्न है हमारा 32, माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हैं, तब हमें ऐसा दिया गया है कि उनका समांतर माध्य, देखो मूलों का समांतर माध्य का मतलब कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं का समांतर माध्य होता है दोनों का योग बटे 2 और ये बराबर दिया गया है 8। दोनों का समांतर माध्य कितना दिया गया है 8, तो कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा। देखो एक समीकरण ये बन गया। तथा यहां पर उनका गुणोत्तर माध्य भी दिया गया है। गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य बराबर अंडर रूट दोनों का गुणनफल होता है, जो कि यहां पर दिया गया है। गुणोत्तर माध्य कितना है, देखो ये 5 दिया गया है, गुणोत्तर माध्य 5 दिया गया है। इसमें दोनों पक्षों के वर्ग कर दें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा कितना 5। देखो ठीक है भाई, 5 का स्क्वायर करके 25 लिख दो, है ना। अल्फा गुणे बीटा बराबर 25 हो जाएगा। देखो जब दो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया जाता है तो फिर द्विघात समीकरण बनाना एकदम आसान हो जाता है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए देखो क्या फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण बनाने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस दोनों मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान 16 रख दें, अल्फा गुणा बीटा का मान 25 रखें तो द्विघात समीकरण हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर लिख दें अल्फा प्लस बीटा की जगह 16 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा की जगह 25 लिखें और बराबर 0। और ये देखो द्विघात समीकरण हमारा तैयार है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी 8.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। किसी को कोई समस्या शायद नहीं होनी चाहिए, अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और साथ साथ में पढ़ते जरूर रहें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।